आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का ना एक बहुत ही स्पष्ट दायरा होता है। मतलब अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो उसका एक बिल्कुल तार्किक कारण खोजा जाता है। जी, एकदम सीधा सा हिसाब होता है विज्ञान का। हाँ, जैसे अगर किसी इंसान की हड्डी टूट गई है तो अस्पताल में एक्सरे मशीन से एक तस्वीर निकाली जाती है। और उसमें एक सफेद रंग की टूटी हुई लकीर दिख जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर उस पर उंगली रखकर बता देता है कि फ्रैक्चर कहाँ है। ये एकदम सीधा है और स्पष्ट है। लेकिन चिकित्सा और मनोविज्ञान की दुनिया ना तब बेहद रहस्यमयी हो जाती है जब भौतिक शरीर के साथ साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को भी शामिल कर लिया जाए और प्राचीन आध्यात्म को भी इलाज का हिस्सा मान लिया जाए। तब चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प दस्तावेज को डिकोड करना है जो चिकित्सा, ऊर्जा और प्राचीन दर्शन को एक नए और असाधारण नजरिए से पेश कर रहा है। और इस स्रोत सामग्री का नाम है द साइंस ऑफ यूनिवर्सल रेकी एंड भैरव तंत्र हीलिंग। नाम ही काफी भारी भरकम है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण क्लिनिक का पर्चा तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को एक ही मंच पर लाया जा रहा है। इस दस्तावेज में ना जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इसका युगों और भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाना। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये अलग अलग समय कालों और पूरी तरह से अलग संस्कृतियों के बीच एक संगम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक इलाज की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक पुल बनाने का प्रयास है। क्या बात है। जो लोग कम समय में ज्यादा जानकारी और उन मोमेंट्स की तलाश में रहते हैं ना, जहां दिमाग की बत्ती अचानक से जल जाती है, उनके लिए ये चर्चा कई सारे नए दृष्टिकोण खोलने वाली है। जी, और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस दस्तावेज में किए गए किसी भी चिकित्सकीय दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से इसके पीछे की सोच, उसके मनोविज्ञान और कार्यप्रणाली का विश्लेषण कर रहे हैं। एकदम सही बात है। तो सबसे पहले ये स्थापित करना जरूरी है कि ये पूरा घटनाक्रम आकार कहाँ ले रहा है। दस्तावेज की शुरुआत में ही ना इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक जड़ों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी भी बड़े विचार को स्थापित करने के लिए ना स्थान का चुनाव एक मनोवैज्ञानिक उपकरण की तरह काम करता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। और स्रोत के अनुसार ये जगह कोई हिमालय की एकांत गुफा नहीं है और ना ही जापान का कोई बौद्ध मठ है। हाँ, बल्कि ये पूरी पहल भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले से शुरू हो रही है। दस्तावेज नवसारी को सिर्फ एक शहर या किसी पिन कोड की तरह पेश नहीं करता। तो फिर किस तरह से वर्णित किया गया इसे एक ऐतिहासिक संस्कारी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां से इस कार्य की भव्य शुरुआत हो रही है। भव्य शुरुआत, शब्द चुनाव पर गौर कीजिए। बिल्कुल। अगर एक आधुनिक एनालॉजी दी जाए ना, तो ये ऐसा है जैसे कोई टेक स्टार्टअप अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सिलिकॉन वैली को चुनता है, क्योंकि वो जगह इनोवेशन का प्रतीक मानी जाती है। एकदम सही। तो इस ऊर्जा और उपचार विद्या के लिए एक संस्कारी नगरी को ही क्यों चुना गया? सिलिकॉन वैली वाली एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। अगर इस रणनीति को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, तो जब कोई ब्रह्मांडीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अवधारणा पेश की जाती है, जैसे कि यूनिवर्सल एनर्जी, जी जैसे यूनिवर्सल एनर्जी, तो उसे ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ा जा सकता। उसे एक ठोस, जमीनी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आधार की आवश्यकता होती है। मतलब जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। ऐतिहासिक संस्कारी नगरी शब्द का इस्तेमाल पढ़ने वाले के मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्वास पैदा करता है। अच्छा। यह संकेत देता है कि ये विद्या भले ही ब्रह्मांडीय या विदेशी लगे, लेकिन इसकी जड़ें परिचित परंपराओं और संस्कारों में गहराई तक धसी हैं। यह इसे एक प्रामाणिकता देता है। यानी आसमान की असीम बात करने के लिए जमीन का बहुत मजबूत और अपना सा होना जरूरी है। नवसारी का ये उल्लेख ना एक तरह का एंकर है। सही कहा। लेकिन दस्तावेज में ना भव्य शुरुआत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ एक क्लिनिक का दरवाजा खोलने जैसा नहीं लगता। जी, यह एक बड़े आंदोलन या एक नए युग की शुरुआत की घोषणा जैसा प्रतीत होता है। भव्य शब्द अपने आप में एक आभामंडल बनाता है। सच में। जब संस्कारी नगरी और भव्य शुरुआत को एक साथ रखा जाता है, तो दरअसल एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण किया जा रहा होता है। तो ये संदेश देता है
कि ये घटना सामान्य दिनचर्या से परे है और इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। बिल्कुल। यहाँ से ये दस्तावेज सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जगह और माहौल तो तय हो गया, लेकिन असल में उस संस्कारी नगरी में मिल क्या रहा है, यही इस स्रोत सामग्री का सबसे मुख्य और हैरान करने वाला हिस्सा है। हाँ, इसमें 3 बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बहुत ही विशिष्ट शक्तियों के संगम का जिक्र है। जी, 3 अलग-अलग शक्तियां। पहला है भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती द्वारा दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां। दूसरा है भगवान बुद्ध की गहन साधना। और तीसरा जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई द्वारा प्रमाणित ब्रह्मांड शक्ति, जिसे हम रेकी कहते हैं। इन तीनों को एक ही विचार में पिरोना ना एक बहुत ही सचेत और गहरा दार्शनिक कदम है। ये कोई अचानक से किया गया संकलन नहीं है। मुझे तो ये सच बताऊं संगीत की दुनिया के किसी सुपर ग्रुप जैसा लग रहा है। सुपर ग्रुप? वो कैसे? जरा आप कल्पना कीजिए, जैसे कोई द बीटल्स, पंडित रविशंकर और बीथोवन को एक ही स्टेज पर ले आए। शिव पार्वती की अति प्राचीन विधियां, बुद्ध का शांतिपूर्ण ध्यान और एक जापानी डॉक्टर की ऊर्जा तकनीक, और ये सब मिलकर एक ही बैंड में परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दस्तावेज इन तीनों को एक साथ कैसे और क्यों जोड़ रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ये चीजें असल में काम कैसे करती हैं। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां क्या हैं और ऊर्जा विज्ञान में इनकी क्या भूमिका है। विज्ञान भैरव तंत्र ना प्राचीन भारतीय दर्शन का एक अत्यंत रहस्यमयी और गहरा ग्रंथ है। ये मूल रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच का एक संवाद है। अच्छा, तो इसमें क्या बात होती है? पार्वती शिव से ब्रह्मांड के परम सत्य और चेतना के स्वरूप के बारे में पूछती हैं। इसके जवाब में शिव कोई दार्शनिक प्रवचन नहीं देते। तो फिर क्या देते हैं? वे 112 व्यवहारिक ध्यान विधियां या तकनीकें बताते हैं। दस्तावेज इस पहले कदम के जरिए सबसे बड़े पौराणिक अधिकार या अथॉरिटी को स्थापित करता है। तो ये विधियां असल में हैं क्या? क्या ये कोई मंत्र या कर्मकांड है? दस्तावेज इन्हें उपचार से कैसे जोड़ रहा है? नहीं, ये पारंपरिक कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। तंत्र में ना तकनीक पर ज्यादा जोर होता है। ये 112 विधियां मानव चेतना को भौतिक शरीर से अलग करके देखने के तरीके हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए इसमें श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की विधियां हैं। सांस के भीतर जाने और बाहर आने के बीच जो एक सूक्ष्म ठहराव होता है ना, जो शून्यता होती है, जी, उस पर ध्यान लगाना। श्वास और शून्यता। जी, या फिर किसी बहती हुई नदी को देखते हुए अपने मन को उसी प्रवाह में विलीन कर देना। इन विधियों का मूल सिद्धांत ये है कि जब इंसान का मन पूरी तरह से शून्य या विचारहीन हो जाता है, तब वो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के साथ एक रूप हो जाता है। अरे वाह! तो दस्तावेज का तर्क यह है कि बीमारियों की जड़ शरीर में नहीं बल्कि चेतना के असंतुलन में है। एकदम सही। इसलिए इन 112 विधियों का उपयोग चेतना को रीसेट करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब इलाज की शुरुआत बाहर से कोई दवा देकर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर मौजूद श्वास और शून्यता से की जा रही है। जी। लेकिन इस पौराणिक और रहस्यमयी शुरुआत के बाद ना, दस्तावेज अचानक एक ऐतिहासिक दार्शनिक पर आ जाता है। भगवान बुद्ध की गहन साधना। शिव पार्वती के बाद बुद्ध का जिक्र क्यों? ये ट्रांजिशन कैसे काम करता है? ये ट्रांजिशन ही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी वैचारिक ताकत है। देखिए, शिव और पार्वती ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुछ लोगों के लिए केवल आस्था का विषय हो सकता है। हाँ, वो पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। बुद्ध की गहन साधना, जिसे हम आमतौर पर विपश्यना के रूप में जानते हैं, वो मानवीय प्रयास, मनोविज्ञान और अनुशासन का चरम है। तो क्या बुद्ध की ये साधना तंत्र से अलग तरीके से काम करती है? दस्तावेज इसे उपचार के एक टूल के रूप में कैसे पेश कर रहा है? विपश्यना या बुद्ध की गहन साधना का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसमें व्यक्ति अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाओं, चाहे वो दर्द हो, खुजली हो या आनंद हो, उन पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ निगरानी रखता है। मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना। जी बिल्कुल। और आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि इंसान का आधा दुख या बीमारी ना उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होता है। ये बात तो सच है। जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को तटस्थ होकर देखना सीख जाता है,
तो बीमारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव टूटने लगता है। क्या बात है। दस्तावेज बुद्ध की साधना को इसलिए शामिल करता है ताकि उन लोगों को जोड़ा जा सके जो रहस्यवाद से ज्यादा मानवीय प्रयास, माइंडफुलनेस और मानसिक अनुशासन पर भरोसा करते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये बताता है कि ज्ञान और उपचार प्राप्त करने के लिए कठोर साधना और स्वयं की खोज बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत ही तार्किक विकास क्रम है। पहले ब्रह्मांड की रचयिता की विधियां, फिर एक इंसान द्वारा अपनी तपस्या से खोजा गया सत्य। जी। लेकिन यहाँ एक और पेंच है। शिव पार्वती और बुद्ध तक तो सब कुछ भारतीय उपमहाद्वीप और प्राचीन दर्शन के इर्द गिर्द घूम रहा था। हाँ, सब कुछ यहीं का था। अचानक से इस मिश्रण में जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई की रेकी तकनीक कहाँ से आ गई? दस्तावेज इसे प्रमाणित ब्रह्मांड शक्ति कह रहा है। ये रेकी असल में काम कैसे करती है? रेकी इस पूरे संगम का आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है। जापानी भाषा में रेई का मतलब है यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांडीय। अच्छा। और की का मतलब है लाइफ एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस पद्धति को विकसित किया था। तो इसका काम करने का तरीका क्या है? अगर हम इसे समझें तो रेकी का मूल सिद्धांत ये मानता है कि हमारे शरीर के चारों ओर और भीतर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या बीमार पड़ता है तो शरीर के चक्रों या ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आ जाती है, जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं। बिल्कुल। रेकी में एक हीलर या उपचारकर्ता ब्रह्मांड की इस असीम ऊर्जा को अपने हाथों के माध्यम से बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित करता है। ये बिना छुए या हल्का सा स्पर्श करके किया जाता है। अरे वाह। माना जाता है कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर के उन रुकावटों को खोल देती है जिससे शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आता है और खुद को हील करने लगता है। और दस्तावेज में ना इसके साथ डॉक्टर शब्द और प्रमाणित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये भाषा बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल कह रही है। डॉक्टर शब्द और जापान का जिक्र इसे एक आधुनिक विश्वसनीयता और वैज्ञानिक आवरण प्रदान करता है। हाँ, एक क्रेडिबिलिटी दे देता है। और प्रमाणित होने का दावा उन लोगों को अपील करता है जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय और एक व्यवस्थित प्रणाली की तलाश में रहते हैं। इस प्रकार यह संगम हर तरह के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। जी। अगर किसी की गहरी आस्था प्राचीन भारतीय शास्त्रों और ईश्वर में है तो उसके लिए 112 विधियां मौजूद हैं। अगर कोई ध्यान, शांति और मानसिक अनुशासन चाहता है तो बुद्ध की साधना वहां है। और अगर किसी को आज की आधुनिक, विदेशी और व्यवस्थित तकनीकों पे भरोसा है तो जापानी रेकी भी उपलब्ध है। मतलब जो इंसान एक तरीके से छोड़ लिया वो दूसरे से जुड़ ही जाएगा। जी, ये तो मानव मनोविज्ञान की बहुत ही गहरी समझ है। किसी के लिए भी संदेह करने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। लेकिन रुकिए, जब हमारे पास इतना शक्तिशाली सुपर ग्रुप तैयार हो गया है तो इस सब का अंतिम परिणाम क्या है? दस्तावेज इसके बाद जो दावे करता है ना, वे सच में बहुत विशाल हैं। हाँ, दावों का स्तर तो बहुत बड़ा है। दस्तावेज कहता है कि इस संगम के जरिए सभी प्रकार की सामान्य एवं असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। सभी प्रकार की बीमारियां। और बात सिर्फ शरीर तक नहीं रुकती, ये जीवन की सभी समस्याओं का समाधान देने का भी वादा करता है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम इन दावों का चिकित्सकीय समर्थन नहीं कर रहे हैं। जी, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो क्या सभी असाध्य बीमारियों और सभी समस्याओं के समाधान का दावा बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता? जहां आधुनिक मेडिकल साइंस भी हार मान लेता है, वहां ऊर्जा और ध्यान से कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? अगर इसे केवल आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के चश्मे से देखा जाए ना, तो ये दावा निश्चित रूप से अवास्तविक और अतिशयोक्तिपूर्ण ही लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान चीजों को अलग अलग करके देखता है। हृदय रोग के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, मानसिक तनाव के लिए साइकियाट्रिस्ट। हाँ, स्पेशलिस्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस दस्तावेज के दावों को समझने के लिए हमें उस ऊर्जा चिकित्सा के फ्रेमवर्क के भीतर जाना होगा जो इसने खुद स्थापित किया है। तो ऊर्जा चिकित्सा की दुनिया में सभी बीमारियों के इलाज के पीछे का तर्क कैसे काम करता है? ऊर्जा विज्ञान का मूल सिद्धांत ना कारण और प्रभाव पर आधारित है। यह मानता है कि भौतिक शरीर महज एक मशीन नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक संघनित रूप है। अच्छा। जब इस ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या इसमें नकारात्मकता आ जाती है तो शरीर में वह बीमारी बनकर प्रकट होती है और जीवन में वो समस्याओं जैसे असफलता, आर्थिक तंगी या रिश्तों में तनाव के रूप में दिखती है। यानी इस दर्शन के अनुसार
एक शारीरिक बीमारी और एक जीवन की समस्या अलग-अलग चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। दोनों का मूल कारण एक ही है, ऊर्जा का असंतुलन। इसलिए दस्तावेज का तर्क यह है कि जब आप शिव पार्वती की तकनीकों, बुद्ध के ध्यान और रेकी के माध्यम से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वापस संतुलित कर देते हैं, तो मूल कारण ही खत्म हो जाता है। और जब कारण खत्म हो गया तो बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी और जीवन की परिस्थितियां भी सुधरने लगेंगी। जी बिल्कुल, यही तर्क है। क्षणों पर नहीं, बल्कि सीधे उसके स्रोत पर प्रहार करने की बात कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। और चूंकि ये दावा ब्रह्मांड की असीमित शक्ति के उपयोग पर आधारित है, इसलिए इसके वादे भी असीमित हैं। अगर ब्रह्मांड की ऊर्जा असीमित है तो उसका प्रभाव सीमित कैसे हो सकता है? यही तो बात है। असाध्य बीमारियां वे हैं जिन्हें वर्तमान भौतिक चिकित्सा विज्ञान ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ऊर्जा विज्ञान के नजरिए से जब आप ब्रह्मांड की मूल शक्ति से जुड़ जाते हैं तो भौतिक विज्ञान की सीमाएं वहां लागू नहीं होती। अच्छा, इसीलिए दस्तावेज में सभी समस्याओं और सभी बीमारियों जैसे निरपेक्ष शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जी, ये पढ़ने वाले को संपूर्णता और पूर्ण आश्वासन देता है कि उसे अब किसी और दरवाजे पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मनोविज्ञान के स्तर पर बहुत ही शक्तिशाली बात है। मतलब जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, जब अस्पतालों के चक्कर लगाकर थक जाता है या जीवन की उलझनें सुलझने का नाम ही नहीं लेती, तब वह एक उम्मीद की किरण तलाशता है। हाँ, तब वो एक ऐसे यूनिवर्सल मास्टर की तलाश करता है जो दुनिया के हर ताले को खोल सके। ये दस्तावेज उसी मानवीय आशा को एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप में संबोधित कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने सचमुच एक छोटे से लेकिन गहराई से गढ़े गए दस्तावेज को डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे भारत के गुजरात राज्य के नवसारी की ऐतिहासिक और संस्कारी जमीन पर 3 महान परंपराओं का मिलन हो रहा है। जी, बहुत ही अद्भुत मिलन है ये। हमने समझा कि कैसे शिव पार्वती का विज्ञान भैरव तंत्र चेतना की शून्यता और श्वास के विज्ञान पर काम करता है, कैसे बुद्ध की साधना या विपश्यना इंसान को दर्द के प्रति तटस्थ होकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से हराने की कला सिखाती है, और कैसे डॉक्टर मिकाऊ उसूई की रेकी ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को हथेलियों के जरिए शरीर में प्रवाहित करके रुकावटों को खोलने का दावा करती है। ये स्रोत सामग्री ना इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे विश्वास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक ऊर्जा विज्ञान को एक साथ गूंथकर एक सर्वसमावेशी अवधारणा तैयार की जा सकती है। सच में ये केवल एक चिकित्सा पद्धति की पेशकश नहीं है, बल्कि मानव मन को ये भरोसा दिलाने का एक व्यापक तंत्र है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां उसकी मदद के लिए एक साथ आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी असीम, अमूर्त और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महज हवा में नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसे एक बहुत ही ठोस, मानवीय और व्यवहारिक रूप में वापस जमीन पर लाया गया है। जी, एक पते और फोन नंबर के साथ। हाँ, दस्तावेज केवल ज्ञान बांटकर खत्म नहीं होता। अंत में ये एक बहुत ही स्पष्ट कॉल टू एक्शन देता है। स्रोत के अनुसार इन सभी सामान्य और असाध्य बीमारियों और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर RR मिश्रा, जो नवसारी गुजरात में स्थित हैं। और इसके लिए एक सीधा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, +91 9898 630756।